अस्सलामुअलैकुम। सोनिया समुंदर के किनारे खड़ी आती जाती लहरों को देख रही थी। लहरें बार बार साहिल पर आती थी, फिर इस तरह वापस चली जाती थी जैसे साहिल उनके लिए नहीं है। उनके मुकद्दर में समुंदर के गहरे पानियों में ही रहना है। वो सोच रही थी, मैं भी इन लहरों की तरह भटक रही हूँ, साहिल साहिल भटक रही हूँ, ताकि मेरे अपने किसी साहिल पर तो मिल जाएं, लेकिन नहीं मिलते। मैं पलटकर दुश्मनों के हजूम में चली आती हूँ। वो मियामी और वॉशिंगटन तक भटकने के बाद फिर न्यूयॉर्क वापस आ गई थी। ये ख्याल आया कि उसने खुद को भूलने के बाद न्यूयॉर्क में अपने आप को देखा था। शायद यहीं उसके अपने होंगे। यहाँ वो हर इलाके में जाती रहेगी तो किसी न किसी से उसका सामना हो जाएगा। उधर पारस और पोरस ने सोचा कि वो न्यूयॉर्क के चप्पे चप्पे में जाकर अपनी मामा को तलाश कर चुकी हैं। बाबा साहब के दायरे के कितने ही जासूस नाकाम हो चुके हैं। वो किसी दूसरे शहर में गई है। पारस ने कहा, हमें अब दूसरे शहरों में जाना चाहिए। यहाँ अब उम्मीद नहीं है, वो कहीं दूसरी तरफ चली गई है। पोरस ने कहा, अदनान फिर हाथ आकर निकल गया। वो कह रहा था कि एक खातून भटक रही हैं, वो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने जा रहा है। उसने ये नहीं बताया कि वो किस शहर और किस इलाके में भटक रही हैं। वो उनके पीछे कहाँ जा रहा है। पारस ने कहा, अदनान अपनी दादी की तरफ कुदरती कशिश महसूस कर रहा है। वो उनके पीछे दूसरे शहरों में जा सकता है। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि वो अजूबा हमारी मर्जी से हमें नहीं मिलेगा। हो सकता है ममा को लेकर हमारे पास आ जाए। तुम क्या कहते हो? क्या अदनान भी ममा को तलाश करने यहाँ से जा चुका है? जाहिर है ममा यहाँ नहीं है। वो उसी तरफ गया है जहाँ उन्हें पाल लेने की तवक्को है। पोरस कायल हो गया। अदनान यहाँ रहे या वहाँ जाए या कहीं भी जाए, वो अपनी मर्जी से ही सामने आएगा। उन्हें अपनी मामा की तलाश में अब आगे जाने चाहिए। लिहाजा वो दोनों भाई न्यूयॉर्क छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ चले गए। वो उधर गए, सोनिया इधर आ गई। उसे अपने नहीं मिल रहे थे, कदम कदम पर दुश्मन मिल रहे थे। वो यहाँ से मियामी और वॉशिंगटन तक कितने ही दुश्मनों को ठिकाने लगा चुकी थी। फिर यहाँ वापस आई थी। वो होटलों, क्लबों, तफरीगाहों, बाजारों और लोगों के हजूम में जाती रहती थी। हैरान थी कि इंसानों के समुद्र में उसे कोई अपना पहचानने वाला क्यों नहीं मिल रहा है। इस वक्त वो समुद्र के किनारे खड़ी हुई ख्यालों में गुम थी। फिर एकदम से चौंक गई। किसी ने उसके शाने पर हाथ रखा था। उसने सर घुमाकर देखा। एक नौजवान अहमकाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। सूरत से भी अहमक लग रहा था। सोनिया ने पूछा, यस? उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। वह म्यूजिक की ताल पर थिरक रहा था। एक हाथ में छोटा सा कैसेट रिकॉर्डर था। वह थिरकते हुए कह रहा था, यह बड़ा जबरदस्त डांसिंग म्यूजिक है। जो भी सुनता है डांस करने लगता है। तुम सुनोगी? वो हंसकर बोली, नहीं, मुझे नाचना नहीं आता, नचाना आता है। बाय द वे, तुमने मुझे क्यों मुखातिब किया है? मैं बहुत देर से देख रहा था। तुम यहाँ तन्हा खड़ी हुई हो। मुझे यूं लगा जैसे तुम मेरे जैसी हो। मैं भी दुनिया में तन्हा हूँ। क्या तुम्हारा कोई नहीं है? तुम्हारा कोई घर भी नहीं है? अगर नहीं है तो फिर कहाँ रहते हो, क्या करते हो? अरे, तुम एक साथ इतने सवालात कर रही हो। चलो तुम ही जवाब दो। कहाँ खाती पीती हो, काम क्या करती हो? अब तक नामालूम दुश्मनों ने मुझे कोई काम करने नहीं दिया। मुझसे मार खाती हैं और हजारों लाखों डॉलर्स छोड़ जाती हैं। फिर तो तुम बहुत मालदार होगी। क्या मुझे $100 उधार दोगी? ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। मैं उधार खाकर गुजारा करता हूँ। उसने 1,000 का नोट निकाल कर कहा, इसमें $100 लो, बाकी 900 वापस करो। अजीब बेवकूफ़ हो। मेरे पास 900 होते तो तुमसे 100 क्यों मांगता? तुम बहुत भोली हो। ठीक है, मैं अभी इसी जगह रहूंगी। तुम 1,000 का खुला ले आओ, जल्दी आने की कोशिश करना। वसते हुए बोला, मुझे $1,000 मिल रहे हैं तो क्या मैं नुकसान उठाने के लिए वापस आऊंगा? तुम बहुत भोली हो। वसते हुए बोली, तुम बहुत भोली हो। पूरे 1,000 रख लो, जाओ मौज करो। वो खुश होकर जाने लगा। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। सोचने लगी, अब उसे भी वहां से जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? कोई मंजिल, कोई घर नहीं था और ना कोई उसका इंतजार करने वाला था। फिर भी जब तक सांसें चल रही थीं तब तक चलते रहना था। कहीं ना कहीं पहुंचकर पैरों की गर्दिश थम जाने वाली थी। वो चलते चलते रुक गई। आगे जाने वाला वो अहमक नौजवान 3 बंदों में घिर गया था। एक शख्स उसका गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ रहा था। दूसरे ने उसके सर पर चपत मारी। सोनिया ने तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या कर रहे हो, रुक जाओ। वो करीब आकर बोली, छोड़ो इसका गिरेबान। तुम लोग क्या चाहते हो?
छोड़ो इसे। एक ने कहा, ये मेरे मकान में पेइंग गेस्ट है। एक तो इसने 3 माह से किराया नहीं दिया, ऊपर से मेरी अलमारी की चाबियां ले आया है। उस अलमारी के अंदर सेफ है और सेफ में मेरे अहम कागजात रखे हुए हैं। इससे पूछो चाबियां कहाँ हैं। फिर उसने सर पर चपत मारकर कहा, लैरी तू किराया नहीं देता, चाबियां तो दे दे। सोनिया ने कहा, इसे न मारो, मैं पूछती हूँ। हाँ लैरी बोलो, वो चाबियां कहाँ हैं। लैरी ने कहा, इसने मुझे मारा था, मैं वो चाबियां छीन कर भाग गया। इधर आते वक्त मैंने उन्हें रास्ते में कहीं फेंक दिया है, अब मुझे याद नहीं है कहाँ फेंका है। दूसरे ने गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, फिर तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोनिया ने एक हाथ उसके मुंह पर रसीद किया, फिर कहा, सहूलत से बात करो। उसके 2 साथी उस पर हमला करना चाहते थे, उनकी भी अच्छी खासी पिटाई हो गई। वो मार खाकर तकलीफ से कराहने लगे। एक ने हाँफते हुए कहा, यह हम पर जुल्म है, तुम इतनी दिलेर हो तो इससे मेरी चाबियां लेकर क्यों नहीं देती। सोनिया ने लैरी को गुस्से से देखते हुए कहा, याद करो तुमने चाबियां कहाँ फेंकी थीं। लैरी ने खुश होकर कहा, यह तुमने अच्छा किया, इनकी पिटाई कर दी, इसने मुझे जोर जोर से मारा था, और वो चाबियां तो मुझे याद नहीं है कहाँ फेंक दी, मैं सच कहता हूँ। मार खाने वाले ने कहा, मुझे वह अहम कागजात सेफ से निकालने हैं, वरना मेरा लाखों का नुकसान होगा। सोनिया ने कहा, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, तुम्हारी अलमारी और सेफ खोल दूंगी। अगर तुम चाबियों के बगैर खोल सकती हो तो अभी हमारे साथ चलो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। वो लैरी और उन तीनों के साथ एक वैगन कार में बैठकर एक बंगले में आई। वहाँ ग्राउंड फ्लोर में रिहायशी सामान यानी फर्नीचर वगैरह नहीं था। ड्राइंग रूम में सामान से भरे हुए बड़े बड़े कार्टून रखे हुए थे। सोनिया ने पूछा, वो अलमारी कहाँ है। एक ने कहा, हम ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं, नीचे फैक्ट्री का माल रखा रहता है। वो सब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आए। एक ने जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलना चाहा तो पता चला दरवाज़ा खुला हुआ है। वह हैरानी से बोला, मैं इसे लॉक करके गया था, ये कैसे खुल गया। दूसरे साथी ने पूछा, क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुमने लॉक किया था। मैं लैरी की तरह अहमक नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, बाहर का दरवाज़ा मुकफ्फल था, ये अंदर का कैसे खुल गया। उसने जेब से रिवॉल्वर निकालकर ललकारते हुए पूछा, अंदर कौन है। सोनिया ने उसके रिवॉल्वर को देखकर ताज्जुब से सोचा, ये मुझसे मार खाता रहा, जबकि ये रिवॉल्वर से मुझ पर फायर कर सकता था या धमकी देकर पिटाई से बच सकता था, इसने रिवॉल्वर क्यों इस्तेमाल नहीं किया। वह हैरानी से बोली, तुम्हारे पास रिवॉल्वर है। उसने चौंक कर अपने रिवॉल्वर को देखा, फिर सोनिया का निशाना लेकर बोला, हाँ एसजी ने कहा था, पहले यकीन किया जाए कि तुम वही मतलूबा औरत हो। हमने लैरी के लिबास में एक माइक छुपा दिया था, तुम्हारी बातें सुनते रहे। जब तुमने लैरी से कहा कि अब तक नामालूम दुश्मनों ने तुम्हें कोई काम नहीं करने दिया, वो तुमसे मार खाते हैं और हजारों लाखों डॉलर्स छोड़ जाते हैं, तब हमने समझ लिया कि तुम वही हो जिसने एसजी को लाखों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है। दूसरे ने कहा, तब फिर एसजी ने हुक्म दिया कि हम रिवॉल्वर से तुम्हें निशाना न बनाएं, तुम बहुत चालाक हो, फिर एक बार बचकर फरार हो जाओगी। हम उसके हुक्म के मुताबिक तुम्हें इस कमरे में कैद करने के लिए लाए हैं, चलो इस कमरे के अंदर जाओ। रिवॉल्वर वाले ने हंसते हुए कहा, मैं एसजी हूं, इसकी जुबान से बोल रहा हूं, इसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा चुका हूं, बोलो अपने दिमाग में आने दोगी या तुम्हें जख्मी करके आ जाऊं। जो दरवाज़ा लॉक करने के बावजूद खुला हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह खुलने लगा। उन सब ने उधर देखा। सैंडी ग्रे ने उस रिवॉल्वर वाले के जरिए देखा तो बुखला गया। कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी, मगर वो फितना आ गया था। सैंडी ग्रे ने ख्यालख्वानी के जरिए महसूस किया कि वो रिवॉल्वर वाला अदनान से नजरें मिलाते ही सहरज़दा होने लगे। रिवॉल्वर पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ रही है। वो नहीं चाहता था कि उसका वो आलाकार कमज़ोर पड़ जाए। उसने उसके दिमाग को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लिया ताकि वो उन नन्ही आंखों के सहर से निकल जाए, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। सोनिया कब चूकने वाली थी। वो मौके से फ़ायदा उठाना जानती थी। रिवॉल्वर वाले को अदनान की तरफ मुतवज्जा होते देखा तो उसके हाथ पर एक ठोकर मारी। रिवॉल्वर हाथ से निकलकर फिजा में उड़ता हुआ अदनान के पास आकर गिरा। सोनिया ने फिर किसी को रिवॉल्वर की तरफ जाने की मोहलत नहीं दी। एक एक को लात और घुंसों पर रखकर उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। वह तीनों 1 घंटा पहले समुद्र के किनारे सोनिया से अच्छी तरह मार खा चुके थे। जरा सी देर में फर्श पर बैठ गए, अपने कानों को पकड़कर मुआफ़ी मांगने लगे। अदनान ने रिवॉल्वर उठाकर सोनिया के हाथ को छूकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उसने सर घुमाकर देखा। अदनान ने वो रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ा दिया।
सोनिया ने रिवॉल्वर लेकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटे, तुम ना आते तो इनसे निमटना मुश्किल हो जाता। क्या तुम्हारे साथ यहाँ कोई और भी है? उसने इनकार में सर हिलाया। सोनिया ने उन तीनों को देखते हुए पूछा, वो टेलीपैथी जानने वाला तुम में से किसी के अंदर है? उससे अब तक समझ लेना चाहिए कि वो मुझे कभी ट्रैप नहीं कर सकेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि उसके गनमैन इस बंगले के अतराफ मौजूद होंगे। सैंडी ने काले कार के जरिए कहा, तुम ठीक समझ रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें इस बंगले में घेरना चाहता था। ये मेरा गुड लक है कि ये नन्ना फितना भी मेरे शिकंजे में आ रहा है। सोनिया ने पूछा, क्या तुम इस बच्चे को जानते हो? इसे तो कोई जान नहीं सकता। ये कोई खलाई मखलूक है। कभी नज़रों में आता है और फिर कहीं गुम हो जाता है। ये अब तक मुझे करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा चुका है। अब ये भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकेगा। वो बोली, यहाँ ग्राउंड फ्लोर में बड़े बड़े कार्टून और लकड़ी की पेटियां रखी हुई हैं। उनमें यकीनन हथियार और गोला बारूद रखे हुए हैं, और ये भी करोड़ों डॉलर्स के तो ज़रूर होंगे। वो हंसते हुए बोला, क्या तुम इन्हें तबाह करने की धमकी दोगी? अगर तबाह करना चाहोगी तो खुद यहाँ हराम मौत मरोगी, और अगर यहाँ से बाहर जाऊंगी तो तुम्हारे आदमी मुझे निशाना बनाएंगे। दोनों सूरतों में मौत है। लेकिन मेरे पास अपने बचाव का एक रास्ता और भी है। मैं अभी किसी करीबी पुलिस स्टेशन से रब्ता करती हूँ। वो यहाँ आकर करोड़ों के माल को सील कर देंगे। मैं इस बच्चे के साथ उसकी पनाह में यहाँ से चली जाऊंगी। वो चुपचाप सोच में पड़ गया। अपने आदमियों से ये नहीं कह सकता था कि वो बंगले के अंदर जाकर सोनिया पर हमला करें। दोनों तरफ से फायरिंग के नतीजा में गोला बारूद को आग लग सकती थी। फिर एक बार करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता। वो उलझ कर रह गया। सोनिया उन तीनों को हाँकती हुई अदनान का हाथ थामकर ग्राउंड फ्लोर में आई। वहां के कमरे में तीनों को धक्के देकर अंदर किया, फिर बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। बाहर वो बड़ी सी वैन खड़ी हुई थी जिसमें उसे वहां लाया गया था। उसने दरवाजा खोलकर दूर तक देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो अदनान से बोली, तुम यहाँ ठहरो, जब मैं बुलाऊं तो चले आना। वो फर्श पर लेटकर रेंगती हुई वैन की तरफ जाने लगी। उसी वक्त तड़ातड़ फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। गोलियां इधर उधर दीवारों पर आकर लग रही थीं। उसने वैन का दरवाज़ा खोलते हुए जवाबी फायरिंग की। एक उसकी नज़रों में आ गया था। वो गोली खाकर गिर पड़ा। दूसरे भागते हुए दूसरी तरफ पोजीशन लेने लगे। वो अदनान से बोली, फौरन आओ। वो दौड़ता हुआ आकर खुले हुए दरवाजे से अंदर चला गया। सोनिया ने स्टीयरिंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। फिर फायरिंग होने लगी। वो तेज़ी से ड्राइव करती हुई एक हाथ से स्टीयरिंग को संभालती हुई दूसरे हाथ से फायर करती हुई बंगले के अहाते से बाहर आई। फिर मेन रोड पर रफ्तार बढ़ाती चली गई। सोनिया ने पूछा, बेटे, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? अदनान ने पूछा, डर कैसे लगता है? वो हंसने लगी, फिर बोली, किसी बहादुर बाप के बेटे हो। तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? तुम इस बंगले में क्या कर रहे थे? वो बोला, मैं एक वक्त में किसी एक से बात कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ साथ वो भी मेरे अंदर बोल रहा है। अच्छा, तो वो कमबख्त तुम्हारे दिमाग में है। ठीक है, उसे देखना चाहिए कि मैं किस तरह उसे करोड़ों का नुकसान पहुंचाती हूँ। उसने टेलीफोन बूथ के पास गाड़ी रोककर अदनान से कहा, आंखें बंद करो ताकि वो देख ना सके कि मैं क्या कर रही हूँ। अदनान ने आंखें बंद कर लीं। सैंडी टेलीपैथी की कुव्वत से उसकी आंखें खोलने की कोशिशें करने लगा, लेकिन उसके नन्हे से दिमाग पर ख्याल होने का असर नहीं हो रहा था। सोनिया ने करीबी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से राब्ता करके उस बंगले का नंबर और फिर पता बताया। फिर कहा कि वो बंगला असलहा और गोला बारूद का गोदाम है, वहाँ फ़ौरन छापा मारा जाए। उससे पूछा गया कि वो कौन है। वो फ़ोन बंद करके वैन में आ गई। फिर इसे स्टार्ट करके आगे जाती हुई बोली, बेटे, आंखें खोलो। क्या वो कुत्ता अभी तक तुम्हारे अंदर है? पता नहीं, वो खामोश है, शायद चला गया है। वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मालूम करेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे में पोरस का टेलीपैथी जानने वाला मातेहत अब्दुल्ला अदनान के अंदर पहुंच गया। उसके ज़रिए सोनिया की बातें सुनने लगा। वो मालूम करना चाहता था कि अदनान किस औरत के साथ है और कहाँ जा रहा है। सोनिया ने पूछा, बेटे, तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। तुम कौन हो? तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? तुम तन्हा कहाँ भटक रहे हो? वो बोला, मेरा नाम अदनान है। इस वक्त अपने वालिदैन का नाम भूल रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि तन्हा क्यों हूँ। वो बोली, मालूम होता है मेरी तरह तुम्हारी याददाश्त भी गुम हो गई है। तुम भी मेरी तरह अपनों की तलाश में भटक रहे हो। सोनिया की इस बात ने अब्दुल्ला को चौंका दिया। उसने सोचा, इस खातून की याददाश्त गुम हो गई है। ये हमारी मादाम सोनिया तो नहीं है। अदनान ने अपने पापा पोरस से कहा था कि वो एक भटकने वाली खातून को उसके घर तक पहुंचाने जा रहा है, और इस वक्त वो ऐसी ही एक खातून के साथ है। क्या वो अदनान की दादी जान है? अब्दुल्ला ने पोरस के पास आकर कहा, सर, अदनान बाबा एक ऐसी खातून के साथ हैं
जो अपने माजी और अपने आप को भूल चुकी हैं। मेरा दिल कहता है कि वो आपकी वालदा हैं। इस वक्त वो दोनों एक वैन में वॉल स्ट्रीट से गुजरे हैं। उनका रुख न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तरफ है। आप इधर आए, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। पोरस फौरन ही अपने कमरे से निकलकर होटल के बाहर जाने लगा। बेटे ने बाप को थका मारा था। पोरस मायूस होकर सोचता था कि वाकई वो एक गैर मामूली बच्चा है। उसके पीछे भागने से वो हाथ नहीं आएगा, अपनी मर्जी से सामने चलाएगा। उस वक्त वो मायूस होने के बावजूद जा रहा था कि उसके जरिए वो अपनी मम्मा सोनिया तक पहुंच सकता था। अब्दुल्ला फिर अदनान के अंदर पहुंच गया। सोनिया कह रही थी, मैं अब तक अपनों को तलाश ना कर सकी, लेकिन मैं तुम्हारे अपनों तक तुम्हें ज़रूर पहुंचाऊंगी। तब तक तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें तन्हा भटकने नहीं दूंगी। अदनान ने कहा, तुम मुझे कहीं नहीं पहुंचाओगी, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें पहुंचाने वाला हूँ। उसने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम जानते हो मेरा घर कहाँ है, जबकि पहली बार मुझसे मिल रहे हो? अब्दुल्ला ने अदनान से कहा, बेटे खातून से कहो हम इन्हें जानते हैं, वो कहीं गाड़ी रोककर इंतज़ार करें, हम अभी उनसे मिलेंगे और उन्हें उनके अपनों तक पहुंचा देंगे। अदनान ने सोनिया से कहा, ये मेरे दिमाग में बोल रहा है कि कहीं गाड़ी रोककर हम उसका इंतज़ार करें। इसे बोलने दो, ये दुश्मन है। तुम अपनी बात करो, मुझे मेरे अपनों तक कैसे पहुंचाओगे? मैं नहीं जानता, मेरे दिमाग में जो बात आती है मैं उसी के मुताबिक बोलता और करता हूँ। क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात पैदा हो रही है कि तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाओगे, या दुश्मन तुम्हारे अंदर बोल रहा है? मैं नहीं जानता कौन क्या बोल रहा है, मुझे जो करना है मैं करता रहता हूँ। अब्दुल्ला ने सोनिया के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। वो सांस रोककर बोली, ये शैतान हमारे पीछे पड़ गया, जानता है कि मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा, फिर भी आ रहा है। अब्दुल्ला ने परेशान होकर कहा, अदनान बाबा, ये तुम्हारी दादी जान सोनिया है, हम इनके फर्मा बरदार हैं, इन्हें गाड़ी रोकने का कहो, हम आ रहे हैं। सैंडी ग्रे खामोश था। अब्दुल्ला की इस बात ने उसे चौंका दिया कि वो सोनिया है, अदनान की दादी यानी फरहाद अली तैमूर की वाइफ है। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है, मैं अब तक अनजाने में फरहाद अली तैमूर की फैमिली से टकराता रहा हूँ। पहले ये अदनान टकराया, फिर पोरस और अब सोनिया। मैं दूसरे टेलीपैथी जाने वाले मुखालफिन को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचते देख चुका हूँ। मेरी बेहतरी इसी में है कि मैं इन दादी और पोते से दूर हो जाऊँ, लेकिन पहले देख तो लूँ कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। अब वो तौबा कर रहा था कि सोनिया और अदनान के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। वो बड़ी खामोशी से उनकी मसरूफियात पर नज़र रखेगा ताकि वो फिर कभी धोखे में उससे टकरा ना जाए। उधर अब्दुल्ला पोरस से कह रहा था, मैडम मुझे दुश्मन समझकर अपने अंदर आने दे रही हैं और ना कहीं गाड़ी रोक रही हैं। अब आप तेज़ी से मैनहट्टन के बैटरी पार्क की तरफ आएँ। वो दोनों उसी सिमत जा रहे हैं। मैं अदनान बाबा के पास जा रहा हूँ। सोनिया ने अदनान से पूछा, क्या तुम्हें नींद आ रही है? मैं बेवक्त नहीं सोता, सोना ना चाहो तो कम अज़ कम आंखें बंद कर लो, अब मैं रास्ता बदलने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो दुश्मन हमें देखता रहे। अदनान ने आराम से सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। अब्दुल्ला और सैंडी अब ये नहीं देख सकते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं और कितनी बार रास्ते बदलते जा रहे हैं। सोनिया ने कहा, बेटे शायद हम दोनों के मुकद्दर में भटकना लिखा है। जब तक हम भटकते रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारे माँ बाप का सुराग लगाने की कोशिश करूंगी। मैं जहाँ जाऊँगा क्या तुम भी वहाँ जाओगी? हाँ, जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ तुम साथ चलोगे। मैं अभी ग्रीनविच विलेज जाऊँगा। ग्रीनविच में किस जगह जाओगे? वॉशिंगटन स्क्वायर की 5th स्ट्रीट में जाना है। वह हैरानी से बोली, क्या तुम न्यूयॉर्क के तमाम इलाकों को जानते हो? मैं नहीं जानता, तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो। क्या वहाँ तुम्हारे अपने हैं? अपना कोई नहीं है। वहाँ 5th स्ट्रीट के बंगलो नंबर 5B में एक शख्स बैठा हुआ है, मैं उसके रूबरू जाऊँगा। ये सुनते ही सैंडी ग्रे उछल कर खड़ा हो गया, क्योंकि वही 5th स्ट्रीट के बंगलो नंबर 5B में तनहा बैठा हुआ था। वो खौफ के मारे अपने एक बैग में ज़रूरी सामान और करेंसी वगैरह रखते हुए बुड़बुड़ाने लगा, अरे इस शैतान के बच्चे को कैसे मालूम हो गया कि मैं यहाँ हूँ? ये कमबख्त मेरे कैसीनो में भी घुस आया था, वहाँ से लाखों डॉलर्स लेकर चला गया था। मेरी मातियतों ने इसे रोकना चाहा और वो सब बेमौत मारे गए। वो अपना बैग उठाकर दौड़ता हुआ बंगले से बाहर चला गया। उसका ख्याल था, इतनी बड़ी दुनिया में मौत से बचने की कोई तो जगह होगी। सियासत में कोई किसी का नहीं होता। कल जो दोस्त होते हैं वो आज दुश्मन बन जाते हैं। अमेरिका और भारत में बड़ी दोस्ती है। सियासी दोस्त फ़ायदा पहुंचाने वाले को कभी ज़रूरत के वक्त नुकसान भी पहुंचाते हैं। भारत ने मुझे और मेरे टेलीपैथी जाने वालों को अपने देश से भगाने के लिए अमेरिका से इमदाद तलब की। वहाँ से 2 टेलीपैथी जाने वाले आए थे। उनमें से एक बॉबी बर्टन को हमने टेलीपैथी से महरूम कर दिया। दूसरा ख्याल खोनी करने वाला V2 मार्क्स हमारी गिरफ्त में था, लेकिन हमने उसे ढील दे रखी थी।
वीटू मार्क्स ने कल्पना की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर भारतीय काबरीन से दुश्मनी मोल ली। इंडिया की टॉप सीक्रेट सर्विस के अफसरान ने बड़ी राजदारी से वीटू मार्क्स को कैदी बनाया, फिर तनवीमी अमल के जरिए उसे अपना मामूल बना लिया। इस तरह उन्हें यह फ़ख्र हासिल हो गया कि उनके देश में उनका अपना एक वफादार ख्याल ख्वानी करने वाला है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार उनके पास भी है। जिस अमेरिका ने उनकी मदद की थी, उसी के टेलीपैथी जानने वाले को उन्होंने बड़ी सियासी मक्कारी से चुरा लिया था और दिखावे के लिए ये इल्ज़ाम दे रहे थे कि वो अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला उनके देश की एक शरीफ ज़ादी को भगा कर ले गया। अमरीकी अकाबरीन से कहा जा रहा था कि उसे तलाश करके उनकी शरीफ ज़ादी को वापस लाया जाए। अमरीकी अकाबरीन और आर्मी के अफसरान परेशान थे कि वीटू मार्क्स कहाँ गायब हो गया। उनके दूसरे टेलीपैथी जानने वालों ने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे तलाश किया और नाकाम रहे, क्योंकि तनवीमी अमल के जरिए वीटू मार्क्स की आवाज़ और लहजे को भी बदल दिया गया था। उसके मुतल्लिक ये राय कायम की जा रही थी कि वह मर चुका है या उसे मार डाला गया है। वो अमरीकी भारत से दोस्ती करके अपने 2 टेलीपैथी जानने वालों से महरूम हो गए थे और ये इल्ज़ाम भी उठा रहे थे कि उनकी ख्याल ख्वानी करने वाले ने उनकी एक लड़की को अगवा किया। उसकी वजह से आर्मी में राजपूत बटालियन बागी हो गई थी। इंडियन टॉप सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर जनरल का नाम रघुनाथ सहाय था। उसने वीटू को मामूल बनाकर सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई की थी। मैंने उन्हें मात दी थी। उनका एक बहुत बड़ा अफसर अपने सिपाहियों समेत मारा गया था और एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। वो हैरान थे कि बाजी कैसे पलट गई, मैं जिंदा कैसे बच गया। अब वो फैसला कर रहे थे कि मेरी किसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएंगे। एक मोहब्बत करने वाला बाप अपनी औलाद के मामले में कमज़ोर होता है। औलाद पर ज़रा सी भी आँच आए तो वो तड़प जाता है। लिहाजा उन्होंने ये तय किया कि किसी तरह किबरिया को तलाश किया जाए। वो भी हिंदुस्तान में था। वो उसे कैदी बनाकर मुझे मजबूर और बेबस बना सकते थे। मैंने सोच लिया कि मैं किस तरह जवाबी कार्रवाई करूंगा, लेकिन इससे पहले मैंने एक और चाल चली। वीटू के अंदर यह ख्याल पैदा किया कि उसे अमेरिका के अहम राज चुराकर भारत सरकार के पास पहुंचाना चाहिए। उसे तनवीमी अमल के जरिए भारत का वफादार बनाया गया था। अमेरिका से जो वफादारी थी वो मिटा दी गई थी। मैंने उसके अंदर तहरीक पैदा की तो उसने डीजी रघुनाथ सहाय से कहा, हम किबरिया को तलाश करने और उसे ट्रैप करने के दौरान में और कोई दूसरा अहम काम भी कर सकते हैं। अमेरिकी आर्मी हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड रूम से अहम राज चुराकर इतने बड़े सुपर पावर को अपने दबाव में ला सकते हैं। रघुनाथ ने कहा, बेशक तुम वहाँ के रिकॉर्ड रूम के मुतल्लिक बहुत कुछ जानते हो। वहाँ के एक नहीं कई राज चुरा कर ला सकते हो। तुम्हें ये काम आज ही करना चाहिए, बल्कि अभी करना चाहिए। किबरिया का सुराग हम लगाते रहेंगे। वो आर्मी हेडक्वार्टर के कितनी अफसरान के दिमागों में पहले जा चुका था। उसने रिकॉर्ड रूम के एक इंचार्ज अफसर के ख्यालात पढ़े। इस वक्त वो अपने ऑफिस में तन्हा बैठा एक फाइल का मुतालिया कर रहा था। वीटू ने मेरी मर्जी के मुताबिक उसे ऐसे डिस्क की स्टडी करने पर मजबूर किया जिनमें इसराइल को अपने दबाव में रखने के लिए अमरीकी पॉलिसियां थीं। यूं तो अमरीका और इसराइल की दोस्ती बेमिसाल समझी जाती है, लेकिन दरे पर्दा इन 2 मुल्कों के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा होते रहते हैं। अमरीकी अकाबरीन इसराइली हुक्मरानों को दबाव में रखने के लिए खुफिया मंसूबे बनाते हैं। रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज अफसर ने ऐसे मंसूबों की एक डिस्क कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखी। फिर वीटू की मर्जी के मुताबिक भारतीय टॉप सीक्रेट सर्विस के डीजी रघुनाथ के कंप्यूटर पर ईमेल के जरिए से ट्रांसफ़र कर दिया। रघुनाथ सहाय इस डिस्क की एक कॉपी हासिल करके खुश हो गया। वीटू के शाने को थपक कर बोला, शाबाश, तुमने बहुत बड़ा काम किया। हमें मजीद एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम की ज़रूरत है। अब हम इसराइल से ये ज़रूरत पूरी करेंगे। उसने इसराइली आर्मी के चीफ से रब्ता किया, फिर कहा, भारत और इसराइल की दोस्ती हमेशा से है और हमेशा रहेगी। हमारे एक जासूस ने अमरीकी आर्मी के रिकॉर्ड रूम से एक अहम राज चुराया है। इस राज का ताल्लुक तुम्हारे मुल्क से है। इसराइली आर्मी चीफ के लिए चौंका देने वाली बात थी। उसने पूछा, उस राज की वजाहत करो। उसने कहा, तुम्हारे हुक्मरानों की लालमी में एक बड़े इस्लामी मुल्क को खुफिया इमदाद दी जा रही है, जबकि अमेरिका और इसराइल की पॉलिसी यह है कि किसी भी इस्लामी मुल्क को तुमसे ज़्यादा ताकतवर होने का मौका नहीं दिया जाए। उन्हें हमेशा इसराइल से कमतर बनाकर रखा जाए। क्या उस खुफिया अमरीकी इमदाद का सबूत तुम्हारे पास है? बेशक है। उसका सबूत कंप्यूटर डिस्क पर है। अगर तुम्हारे हुक्मरान हमारी थोड़ी सी मदद करें तो हम ये डिस्क ईमेल के जरिए पहुंचा सकते हैं। तुम कैसी इमदाद चाहते हो? हमें महदूद मिकदार में यूरेनियम की ज़रूरत है। मैं अभी अपने अकाबरीन से बात करता हूँ। 1 घंटे बाद तुमसे रब्ता करूँगा। रघुनाथ सहाय ने उससे रब्ता ख़त्म किया। वीटू ने कहा, आपने उनसे कहा है कि आपके एक जासूस ने यह डिस्क आर्मी के रिकॉर्ड रूम से चुराई है, जबकि ये नामुमकिन है। सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले ही ऐसे राज चुरा सकते हैं। रघुनाथ ने कहा, हाँ, इसराइली काबरीन ये तस्लीम नहीं करेंगे। मैं कह दूंगा कि हमने जिस तरह भी ये राज हासिल किया उसे हम किसी पर जाहिर नहीं करेंगे। आप भूल रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड रूम के उस इंचार्ज को गायब दिमाग बनाकर
ये राज वहां से ट्रांसफ़र कराया है। वह दिमागी तौर पर हाजिर होने के बाद ज़रूर समझ गया होगा कि किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया और वो कोई राज चुरा कर ले गया। इस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर में हलचल पैदा हो गई होगी। वो अपने टेलीपैथी जानने वालों के जरिए मालूम करने की कोशिशें कर रहे होंगे कि ऐसा किसने किया है। तुम अभी जाकर मालूम करो वो लोग इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। वो रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज के अंदर पहुंच गया। उसके ख्यालात ने बताया कि अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले उस चोर का सुराग लगाने की कोशिशें कर रहे हैं और ये शुबा जाहिर कर रहे हैं कि उनका एक ही अजली दुश्मन फरहाद अली तैमूर है। वही रिकॉर्ड रूम से कोई अहम राज चुरा कर ले गया है। ऐसी चोरी सिर्फ टेलीपैथी के जरिए होती है और टेलीपैथी जानने वालों में वही एक दुश्मन है। रघुनाथ सहाय ने हंसते हुए कहा, भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। वाकई शुबा तो उसी एक टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन पर होना चाहिए और यही हो रहा है। वारदात हमने की, इल्ज़ाम फरहाद पर आ रहा है। अमरीकी अकाबरीन हमारे खिलाफ कभी नहीं सोचेंगे। इसराइली आर्मी के चीफ ने रब्ता करने के बाद कहा, हम मतलूबा मिकदार में यूरेनियम पहुंचा देंगे। तुम उस डिस्क की मालूमात हमारे ईमेल के एड्रेस में मुंतकिल करो। उस खुफिया डिस्क को इसराइल के आर्मी चीफ के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया। इन सारे मामलात से निमटने में 2 घंटे गुजर गए। मैंने इस दौरान में अमरीकी आर्मी के एक आला अफसर के अंदर यह ख्याल पैदा किया कि रिकॉर्ड रूम के कंप्यूटर को चेक करना चाहिए, शायद वहाँ से कोई मालूमात हासिल हो जाए। उस आला अफसर ने खुद रिकॉर्ड रूम में आकर वहाँ के कंप्यूटर को ऑपरेट किया। पता चला रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज ने 4 घंटे पहले इंडियन आर्मी की सीक्रेट सर्विस के ईमेल के एड्रेस पर रब्ता किया था। उसने उस एड्रेस पर कोड नंबर 01 डिस्क की मालूमात पहुंचाई हैं। ये मालूम होते ही अमरीकी अकाबरीन परेशान हो गए क्योंकि इस डिस्क में इसराइल के खिलाफ मंसूबे थे। एक अहम सवाल पैदा हुआ कि भारतीय हुक्मरान फरहाद अली तैमूर के जानी दुश्मन है, फिर फरहाद इतनी अहम मालूमात उन्हें क्यों पहुंचाएगा। मैंने उनके अंदर यह ख्याल पैदा किया कि इंडियन आर्मी की सीक्रेट सर्विस वालों ने अपने ईमेल पर वो मालूमात वसूल की हैं। यह सरासर भारतीय साजिश है। फिर मैंने उनके अंदर दूसरा ख्याल पैदा किया कि भारतीय सीक्रेट सर्विस वालों ने वीटू को किसी तरह मजबूर और बेबस बनाकर उसकी टेलीपैथी के जरिए वो राज चुराए हैं। ये भारतीय हुक्मरान दोस्ती के आड़ में दुश्मनी कर रहे हैं। उधर इसराइली हुक्काम ने अमरीकी अकाबरीन से कहा, हमारी लाइल्मी में 2 बड़े इस्लामी मुल्कों को खुफिया इमदाद दी जा रही है। उन सब की रिपोर्ट हमारे पास पहुंच गई है। तुम्हारी वो कोड नंबर 01 डिस्क हमारे पास है। अमरीकी अकाबरी ने कहा, हमारे दरमियान इख्तलाफात होते हैं। हम तुम्हारी शिकायत का जवाब बाद में देंगे और तुम्हें मुतमईन कर देंगे। तुम इतना बता दो, कोड नंबर 01 डिस्क किसने तुम्हारे पास पहुंचाई है? हमारे ज़राए वसी हैं। हम अपने खुफिया मामलात अपने ही पेट में रखते हैं, किसी को नहीं बताते। ना बताओ, हमें मालूम हो चुका है। इंडियन सीक्रेट सर्विस वालों से तुम्हारा लेन देन हो चुका है। हम अभी उनसे निमट रहे हैं। बाद में तुम्हारी शिकायत दूर करेंगे। तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए। हम तुम्हें खुश कर देंगे। मैंने ऐसी चाल चली थी कि अब भारत और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात शुरू होने वाले थे। अमरीकी अकाबरी ने कहा, इंडियन सीक्रेट सर्विस वालों ने उनके अहम राज चुराए हैं और वह तमाम राज इसराइली हुक्मरानों के हवाले कर चुके हैं। कंप्यूटर के जरिए उनकी चोरी पकड़ी गई है। सीक्रेट सर्विस का डीजी इस हकीकत से इनकार ना कर सका। उसने कहा, हाँ, हमने इंतकामन ऐसा किया है। तुम्हारा टेलीपैथी जानने वाला वीटू हमारे देश की एक शरीफ लड़की को भगा कर ले गया। उसकी वजह से हमारी आर्मी की राजपूत बटालियन बागी हो गई थी। वीटू हमारी लड़की को लेकर तुम्हारे पास पहुंचा है। तुमने उसे छुपा रखा है। उसे सजा देते हो और ना हमारी लड़की वापस करते हो। हमें इल्ज़ाम देने से पहले जवाब दो कि हमसे दुश्मनी क्यों कर रहे हो। अमरीकी आर्मी के आला अफसर ने कहा, वीटू को तुम लोगों ने छुपा रखा है, उल्टा हमें इल्ज़ाम दे रहे हो। हमारे रिकॉर्ड रूम से कोई टेलीपैथी जानने वाला ही चोरी कर सकता है। वो ख्याल ख्वानी करने वाला वीटू है जिसे तुम लोगों ने किसी तरह मजबूर और बेबस बना दिया है। वो अमरीकी होकर अमेरिका के खिलाफ काम करने पर मजबूर हो गया है। वो दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे। अमरीकी अफसर ने कहा, एक तो तुमने हमारे वीटू को कैदी बना लिया, दूसरा ये कि उसके ज़रिए हमारे अहम राज चुरा रहे हो। तुम्हारी दोस्ती हमें महंगी पड़ रही है। अगर वीटू को हमने छुपाया है और वो तुम्हारे पास नहीं है तो दूसरे किस टेलीपैथी जानने वाले ने हमारे राज चुराए? रघुनाथ सहाय ने कहा, हमारे पास हमारा अपना एक वफादार टेलीपैथी जानने वाला है। मौजूदा दौर का यह सबसे खतरनाक हथियार अब हमारे देश में भी है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे हिंदुस्तान में भी कोई हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो गया? बेशक, हमारा एक हिंदुस्तानी हीरो बहुत ही ज़हीन और तेज तर्रार है। जल्द ही पूरी दुनिया में अपनी ख्याल ख्वानी का सिक्का जमाएगा। फरहाद अली तैमूर टेलीपैथी का नाकाबिले शिकस्त खिलाड़ी समझा जाता है। हमारा हीरो जल्दी उसे रन आउट करने वाला है। अमरीकी अकाबरीन में से एक ने कहा, समझ में नहीं आता, ये जो लतीफ़ा तुम सुना रहे हो इस पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए?
एक अमरीकी हाकिम ने कहा। खूब ड्रामा प्ले कर रहे हो। हमारे टेलीपैथी जानने वाले को अपना मामूल बनाकर उसे हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाले हीरो की हैसियत से पेश कर रहे हो। तुम हमारे अमरीकी को हिंदुस्तानी हीरो बनाने में बड़ी जल्दी कर रहे हो। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे हीरो को दुनिया वाले जल्द ही तस्लीम कर लेंगे। तुम कितने सच्चे हो यह भी मालूम हो जाएगा। उसे कहो हमारे दिमागों में आकर बोले। हम उसके लहजे से पहचान लेंगे कि वो हिंदुस्तानी है या अमरीकी। अगर वो अमरीकी होगा तो तुम्हारी मक्कारी खुलकर सामने आ जाएगी। चलो उससे कहो हमसे बातें करे। उसे रघुनाथ के आमिल ने तनवीम अमल के जरिए जेर किया था। उसे हिंदी जुबान भी सिखाई जा रही थी, लेकिन अपनी जुबान सिखाने और हिंदुस्तानी लहजा जहन पर नक्श करने के लिए दूसरी बार तनवीम अमल करना ज़रूरी था। दूसरी बार अमल करने का मौका नहीं मिला था। वीटू को दूसरे मामलात में मसरूफ़ रखा जा रहा था। फिलहाल वो हिंदी बोल सकता था, लेकिन लहजा हिंदुस्तानी नहीं था। रघुनाथ सहाय ने कहा, हमारे टेलीपैथी जानने वाले ने यह तय किया है कि वो कभी खुद को जाहिर नहीं करेगा। किसी को पता नहीं चलने देगा कि वो कब किसी के दिमाग में आता है और उसके चोर ख्यालात पढ़कर चला जाता है। सॉरी, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हमारे टेलीपैथी जानने वाले उसे उसके बिल से निकाल लाएंगे। दूसरे हाकिम ने कहा, तुमने हमारे रिकॉर्ड रूम से अहम राजों को चुराने की जुर्रत की है। अब देखोगे कि तुम्हारे अहम राज किस तरह चुराए जाते हैं। फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वाले हिंदुस्तान में हैं। हम उन्हें तुम्हारे टेलीपैथी जानने वालों तक पहुंचाएंगे। वीटू ने मेरी मर्जी के मुताबिक रघुनाथ से कहा, मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी और अमेरिका हमारा दुश्मन बन जाएगा। अब हम सियासी तौर पर चारों तरफ से घेरे जाएंगे। रघुनाथ सोच में पड़ गया कि फरहाद पहले ही हमारे देश में मौजूद है। आइंदा अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों की यलगार होगी। ये वीटू तनहा उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अभी कल ही फरहाद ने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। नुकसान उठाने की वजह यह है कि टेलीपैथी के हवाले से फरहाद का तरीक़ेकार वीटू की समझ में नहीं आता। वीटू ने कहा, मैं अपने अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को खूब पहचानता हूँ, उनसे निमट लूँगा। लेकिन फरहाद मेरे लिए पहाड़ है। उस पहाड़ को झुकाने के लिए उसके बेटे को ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो? हमारे जासूस उसे हर शहर में तलाश कर रहे हैं। वो किसी छोटे शहर या गांव में रहेगा तो एक अजनबी की हैसियत से फ़ौरन नज़रों में आ जाएगा। इसलिए वो बड़े शहरों में लोगों के हजूम में रहता होगा। हम जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। 2 हफ्ते पहले भारत ने अमेरिका से 4 सुपरसोनिक तैयारे खरीदे थे। वो इंडियन आर्मी के एयरबेस में थे। किब्रिया मुख्तलिफ आर्मी के अफसरान के दिमागों में पहुंचता रहा। उसने एक अफसर को गायब दिमाग बनाकर उन 2 तैयारों में बॉम्ब रखवा दिए। फिर फ़ोन के जरिए रघुनाथ सहाय से कहा, हम अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले यहाँ पहुँच गए हैं। अपने हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाले हीरो से कहो, हमें रोक सकता है तो रोके। हम इंतकामी कार्रवाई का पहला नमूना दिखा रहे हैं। तुम अभी एक दिल हिला देने वाली खबर सुनोगे। वो परेशान होकर बोला, तुम कौन हो? क्या करना चाहते हो? पहले हमसे खुलकर बातें करो। किब्रिया फ़ोन बंद करके अपने आलाकार अफसर के दिमाग में पहुंच गया। उसने किब्रिया की मर्जी के मुताबिक दोनों तैयारों में रखे हुए टाइम बॉम्बों की टाइमिंग सेट की। फिर वहां से दूर अपने दफ्तर में चलाया। थोड़ी देर के बाद ही 2 ज़बरदस्त धमाके हुए। 2 तैयारों के परखच्चे उड़ गए। उस एयरबेस में भगदड़ मच गई। किसी की समझ में नहीं आया कि अचानक धमाके कैसे हो रहे हैं। रघुनाथ की समझ में आ गया। उसने अमरीकी अकाबरीन से शिकायत की, तुम्हारे किसी टेलीपैथी जानने वाले ने हमारे 2 सुपरसोनिक तैयारों को तबाह किया है, एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। हम ऐसी इंतकामी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं करोगे तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे? वैसे हमने इंतकामी कार्रवाई शुरू नहीं की है। हम अभी मालूम करेंगे कि हमारे किस टेलीपैथी जानने वाले ने ऐसा किया है। वैसे यकीन कर लो, तुम्हारे दिन का चैन और रातों की नींदें गारत हो चुकी हैं। रघुनाथ ने परेशान होकर कहा, हमने तुम्हारे रिकॉर्ड रूम से एक राज चुराया, हमसे गलती हो गई। पिछले रोज़ फरहाद ने हमारे एक हेलीकॉप्टर को तबाह किया था और एक अहम अफसर को मार डाला था। हम बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमसे जो गलती हुई उसकी सज़ा हमें दे चुके हो। इस मामले को अब यहीं ख़त्म कर दो। हम पहले की तरह दोस्त बनकर रह सकते हैं। दोबारा दोस्ती इतनी आसानी से नहीं होगी। पहले तो जुर्माने के तौर पर $10 करोड़ अदा करो। उससे पहले हमारे टेलीपैथी जानने वाले वीटू को रिहा करके यहाँ वापस भेज दो। अभी वीटू से हमारा राब्ता कराओ। हमने वीटू को कैदी नहीं बनाया। प्लीज़ हम पर शुभ ना करो। वो हमारी लड़की को लेकर इंडिया से जा चुका है। क्या तुम अब भी इस बात पर कायम हो कि तुम्हारे देश में एक हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाला है? ये सच है। हमारे एक हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानता है।
लेकिन वो किसी के दिमाग में जाकर बोलता नहीं है। क्यों अहमकाना बातें करते हो? वो बोलता क्यों नहीं है? क्या वो गूंगा है? तुम यकीन नहीं करोगे, इसे झूठ समझोगे, जबकि वो सचमुच गूंगा है। वो सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। ताज्जुब है, एक गूंगा ये इल्म जानता है, मगर कैसे जानता है? उसने ये इल्म कैसे सीख लिया? उसने हमें लिख कर बताया है कि दिन रात मेहनत करते करते बरसों के बाद ये इल्म हासिल किया। ऐसे वक्त इंटरकॉम का बजर सुनाई दिया। रघुनाथ ने उसका बटन दबाया। उसकी सेक्रेटरी ने कहा, सर आपके लिए फ़ोन कॉल है। वो बोला, मैं ज़रूरी बातें कर रहा हूँ, मैंने कहा था मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। वो बोली, सॉरी सर, कॉल बहुत अहम है, आप इसे ज़रूर अटेंड करें, दूसरी तरफ से ज़िद की जा रही है। उसने अमरीकी काबरीन से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं एक ज़रूरी कॉल अटेंड करने के बाद रब्ता करूँगा। उसने इधर से रब्ता ख़त्म किया, फिर दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, क्या बात है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर मैं +33 बोल रहा हूँ, हमने फरहाद के बेटे किबरिया को काबू में कर लिया। वो हैरत से और मुसरत से बोला, क्या सच कह रहे हो? क्या वो तुम्हारे शिकंजे में है? यस सर, इससे पहले कि वो ख्याल ख्वानी करता और हमारे अंदर आता, हमने उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया। वो मुस्तरिब होकर बोला, इस वक्त तुम कहाँ हो? उसे अभी तिब्बी इमदाद ना देना, सीधे यहाँ ले आओ। 1 घंटे के अंदर उस बेचारे किबरिया को जख्मी हालत में वहां लाया गया। उस सीक्रेट सर्विस की खुफिया कोठी के तहखाने में उसे पहुंचाकर उसकी मरहम पट्टी की जाने लगी। वीटू ने उस जख्मी के अंदर जाकर उसके चोर ख्यालात पढ़े। ये यकीन हुआ कि वो वाकई किबरिया है और फरहाद अली तैमूर अपने बेटे की गिरफ्तारी से बेखबर है। बेटा जख्मी होने के बायस ख्याल ख्वानी नहीं कर सकते, इसलिए बाप से राब्ता नहीं कर पा रहे। सीक्रेट सर्विस के जासूस +33 ने कहा, ये एक बी क्लास होटल के कमरे में रहता था। मुझे शुबा हुआ, एक तो ये अपने रख रखाव से कोई रईस ज़्यादा लग रहा था। फिर मैंने होटल के बाहर एक गार्डन में से कई घंटे तक खामोश बैठे देखा। ये शुबा हुआ कि ख्याल ख्वानी कर है। इसके चेहरे से जाहिर होता था कि अपने अंदर किसी की बातें सुन रहा है। रघुनाथ साय ने पूछा, तुमने उसी वक्त मुझे इतला क्यों नहीं दी? मैं पूरी तरह मुतमईन होना चाहता था। ये नहीं चाहता था कि इसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार किया जाए। ये होशियार होकर फरार हो सकता था। अच्छी तरह यकीन करने के बाद मैंने इसे गोली मारकर जख्मी किया, फिर आपको इतला दी। रघुनाथ साय ने वीटू से पूछा, तुम भी इसके ख्यालात पढ़कर मुतमईन हो रहे हो? लेकिन हर पहलू से गौर करो, फरहाद की ये कोई चाल हो सकती है। वो बेटे की जगह किसी डमी किबरिया को यहाँ भेज सकते हैं। इसके ख्यालात बता रहे हैं कि इसने हमारे देश में छुपकर रहने के लिए माइनर प्लास्टिक सर्जरी कराई है। किसी डमी के चेहरे पर भी सर्जरी कराई जा सकती है। ये मालूम करो क्या इसे मामूल बनाया गया है। मैं हर पहलू से ख्यालात पढ़ रहा हूँ। फरहाद ने या किसी ने भी इस पर तनवीमी अमल नहीं किया। तुम मुझे पूरी तरह मुतमईन करो, मेरे सामने इस पर तनवीमी अमल करो। अगर पहले अमल किया गया है तो उस अमल को मिटाओ, इसे अपना मामूल बनाओ। तुम्हारा मामूल बनने के बाद इसके ख्यालात तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। उस किबरिया को एक बेड पर लेटने का हुक्म दिया गया। वीटू ने कहा, चारों शाने चित हो जाओ, अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो, मेरे हर हुक्म की तामील करते रहो, आंखें बंद कर लो। अब मैं तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। वो उस पर अमल करने लगा। मैं खामोशी से तमाशा देख रहा था। मेरी मौजूदगी से उस किबरिया का दिमाग उसके अमल से मुतासिर नहीं हो रहा था। वो मेरी मर्जी के मुताबिक वीटू के सवालों के जवाब दे रहा था। ये तासुर दे रहा था कि वो उसका मामूल बन चुका है। वीटू ने पूछा, तुम मेरे मामूल हो तो जवाब दो, फरहाद अभी कहाँ है? मामूल किबरिया ने जवाब दिया, पापा अपनी जगह बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा था वो आज शाम को मुझसे कहीं मिलेंगे। मुलाकात से 15 मिनट पहले बताएंगे कि वो 15 मिनट के बाद कहाँ मिल सकते हैं। वो हमसे अक्सर इसी तरह मिला करती हैं। अभी दोपहर है, मैं शाम से पहले ही तुम्हारे बाप को इतला दूंगा कि तुम हमारी कैद में हो। वो यकीन करने के लिए तुम्हारे अंदर आएगा। तुम उसके सिर्फ चंद सवालों के जवाब दोगे, उसकी ख्याल ख्वानी से मुतासिर नहीं होगे, सांस रोककर भगा दोगे। उसने मामूल की हैसियत से जवाब दिया कि उसके इन तमाम अहकामात की तामील करेगा और वीटू की इजाज़त के बगैर अपने पापा को अपने दिमाग में नहीं आने देगा। वीटू इतने मुस्तहकम तरीकों से तनवीमी अमल कर रहा था कि रघुनाथ साय मुतमईन हो गया। मामूल किबरिया को 2 घंटे तक तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया गया। वो बहुत खुश थे। उनके मंसूबे के मुताबिक मेरा बेटा उनके शिकंजे में आ गया था। अब वो मुझे अपने सामने झुकने और अपनी बातें मानने पर मजबूर कर सकते थे। वो अपनी दानिस्ते में मेरी बहुत बड़ी कमजोरी से खेल रहे थे। रघुनाथ ने वीटू से कहा, ये 2 घंटे बाद बेदार होगा। इसके बाद तुम फरहाद को इसकी गिरफ्तारी की इतला दोगे। इससे एक बात पर हर पहलू से गौर करो,
कि वो बेटे के दिमाग में आकर कैसी कैसी चालें चलकर इसे रिहा करा सकते हैं। वो जब तक मेरे तनवीमी अमल को नहीं तोड़ेगा तब तक किब्रिया इसकी ख्याल खानी के फ्रेब में नहीं आएगा। किब्रिया उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए दिमाग में आने की इजाज़त देगा, फिर सांस रोककर उसे भगा देगा। फरहाद के लिए 1 मिनट भी बहुत होगा, पता नहीं वो इतनी देर में क्या कर गुजरेगा। उस वक्त किब्रिया के दिमाग पर मेरा कब्जा होगा। फरहाद उसे दिमागी कमजोरी में मुब्तला करके मेरे तनवीमी अमल का तोड़ नहीं कर सकेगा। वो हर पहलू से गौर कर रहे थे। उनके अंदर खौफ समाया हुआ था कि मैं ऐसी चाल चल सकता हूं जो अभी उनकी समझ में नहीं आ रही। पहाड़ी के गार में यही हुआ था। मैं उन्हें जख्मों से चूर दिखाई दे रहा था। मुझे गिरफ्तार करने के लिए उनके आदमी वहां गए और सबके सब मारे गए। उनका हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। मैं वहां से कैसे बच निकला था ये उनकी समझ में नहीं आया। वो सोच रहे थे अब कोई ऐसी चाल मैं चल सकता हूं जो बाद में भी उनकी समझ में नहीं आएगी। सेक्रेटरी ने इंटरकॉम के जरिए रघुनाथ से कहा, सर आपकी श्रीमती जी का फ़ोन है। वो रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल बैक करूँगा। बीवी ने कहा, पहले मेरी बात सुन लें। हमारा बेटा कल रात शिमला गया था। उसने कहा था वहाँ पहुँचते ही इतला देगा, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं है। मैं सुबह से अब तक हर 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन उसका मोबाइल बंद है। वो बोला, क्या मुसीबत है? वो 22 बरस का जवान है, उसे कुछ तो अकल से काम लेना चाहिए। क्या वो फ़ोन नहीं कर सकता है? यही सोचकर दिल घबरा रहा है कि वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है। वो ऐसा भी लापरवाह नहीं है कि माँ को भूल जाए। क्या तुम चाहती हो मैं ज़रूरी काम छोड़कर शिमला जाऊं और उसे तलाश करता रहूं? आप अपने जासूसों और सिपाहियों को हुक्म दे सकती हैं, वो उसे ढूंढेंगे। ठीक है, मैं अभी शिमला पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को उसे तलाश करने को हुक्म दे रहा हूँ। उसने यही किया। पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को दिल्ली से लेकर शिमला तक अपने बेटे को तलाश करने को हुक्म दिया। वीटू ने कहा, आप अपने बेटे की कोई तस्वीर दिखाएं, मैं उसकी आंखों में झांक कर उसके दिमाग में पहुंच जाऊंगा। उसने एक सिपाही को हुक्म दिया कि उसके बंगले में जाकर उसके बेटे सोमनाथ सहाय की एक बड़ी सी तस्वीर ले आए। वो सिपाही चला गया। रघुनाथ ने परेशान होकर कहा, अब मैं किबरी और फरहाद के मामले में पूरी तवज्जो कैसे दूं? वो मेरा एक ही बेटा है। जब तक उसकी खैरियत मालूम नहीं होगी मेरा ध्यान उसी की तरफ लगा रहेगा। आप इत्मीनान रखें, वो खैरियत से होगा। उसकी तस्वीर आने दें, मैं पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाऊंगा। वो उसे तसल्लियां दे रहा था, मगर बाप का दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। ऐसे वक्त भी वो बाप ये नहीं सोच रहा था कि मैं भी एक बाप हूं और वो मेरे बेटे के साथ कैसा सलूक कर रहा है। सबको अपने अपने लहू का दर्द सताता है, पराया लहू तो जैसे पानी होता है। आला बीबी और फरमान की दोस्ती मोहब्बत में बदलती जा रही थी। फरमान तो पहली मुलाकात में दिल हार चुका था। इंतजार कर रहा था कि वो दिल से उसकी तरफ माइल होती रही, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो कुछ कुछ माइल हो रही थी। उसे आजमा रही थी और वो उसे अच्छा लगने लगा था। वो मुंबई में थे, सुबह की ट्रेन से मद्रास की तरफ जाने वाले थे। उन्होंने अजंता और एलोरा के तारीखी गारों के मुतल्लिक बहुत कुछ सुना था। वह इन गारों में जाकर पत्थरों पर बने हुए नक्शो निगार देखना चाहते थे। फरमान ने उसे कहा, हम एक तवील अरसे से एक साथ दिन रात गुजार रहे हैं। वो बोली, रात नहीं दिन गुजारे हैं। हाँ, मगर आधी रात तो जागते हुए और घूमते फिरते हुए गुजर जाती है। कोई मसला दरपेश हो तो जिद्दोजहद के दौरान में सारी रात एक साथ रहती हैं। ठीक है, तुम कहना क्या चाहते हो? इस तवील रफाकत के दौरान में तुमने मेरे मुतल्लिक कोई राय कायम की होगी। हाँ, मैं तुम्हें देखती परखती आ रही हूँ। तुम एक बहुत अच्छे काबिल एतमाद साथी हो। क्या ये साथी जिंदगी भर का साथी नहीं बन सकता? इस सिलसिले में मैंने सोचा है, अभी 16 बरस की हूँ। ये इल्म हासिल करने और अपनी सलाहियतों में पुख्तगी पैदा करने का दौर होता है। 22 या 25 बरस तक शादी के मुतल्लिक नहीं सोचना चाहिए। मैं 25 या 50 बरस तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। तुम मेरे सब्र को आजमा सकती हो। वो हंसते हुए बोली, मैं इतना इंतज़ार नहीं कराऊंगी। तुम अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन शादी के सिलसिले में जनाब अली असदुल्ला तब्रेज़ी सही मशवरे और हदायत देते हैं। मैं उनकी हदायत पर अमल करूँगी। हमारा पूरा ख़ानदान यही करता है। वो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हैं। उनकी हदायत मेरे लिए भी काबिल कबूल हैं। वो दोनों अपना अपना सफरी बैग उठाए रेलवे स्टेशन पहुंचे। एसी कंपार्टमेंट में उनके लिए बर्थ रिजर्व थी। उस कंपार्टमेंट में 4-4 बर्थ के अलग अलग कैबन थे। वो अपने कैबन में आए। वहाँ एक हसीन औरत एक हट्टे कट्टे जवान मर्द के साथ थी। उस औरत ने फरमान को देखा तो फिर थोड़ी देर तक उसे देखती रही। उसका साथी भी उसे हैरानी से देख रहा था। आला बीबी और फरमान अपनी बर्थ पर बैठ गए। फरमान ने ख्याल ख्वानी के जरिए आला बीबी से कहा, ये दोनों मुझे कुछ अजीब नज़रों से देख रहे हैं। क्या तुम मार कर रही हो? वो बोली, हाँ।
वो तुम्हारे अंदर कोई खास बात देख रहे हैं। हम बातों के दौरान में इनके दिमागों में पहुंचकर मालूम कर सकेंगे कि ये तुम्हारे अंदर क्या देख रहे हैं। हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। फ्रेंच में बोलो। वो फ्रांसीसी जुबान में बोला, इंडिया बहुत गर्म मुल्क है। हम एयर कंडीशन कोच में ना होते तो गर्मी से हालत ख़राब हो जाती। आला बीबी ने कहा, तुम तो ज़रा सी गर्मी से परेशान हो जाते हो। इंसान को सर्दी गर्मी सभी बर्दाश्त करना चाहिए। उस हसीना के साथी ने अंग्रेज़ी में पूछा, क्या तुम हमसे अंग्रेज़ी में बातें कर सकती हो? वो बोली, हम थोड़ी बहुत हिंदी भी बोल लेते हैं। उस हसीना ने खुश होकर फरमान से पूछा, क्या तुम्हारा नाम अनिल शर्मा है? फरमान ने कहा, सॉरी, मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ, मेरा नाम फरमान है। वो मायूस होकर अपने साथी से बोली, भैया ये अनिल है, इसे बोलो ना, ये मेरा अनिल शर्मा है। उससे शख्स ने कहा, मेरा नाम हंसराज जोगिया है, ये मेरी छोटी बहन अनीता शर्मा है। हंसराज जोगिया ने आला बीबी को देखा। फरमान ने कहा, ये मेरी कज़न आली है। उसने पूछा, कि आप ये मानते हैं कि इंसान मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है? नहीं, हम मुसलमान हैं। ये हमारा अकीदा है कि इंसान मरने के बाद क़यामत के दिन उठेगा। अपना अपना अकीदा होता है, हमारा अकीदा भी सच है। इंसान एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेता है। इस सच्चाई का सबूत तुम खुद हो। तुम दूसरा जन्म लेकर इस दुनिया में आए हो। फरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसा समझते हो तो फिर समझते रहो, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अनीता ने उसे बड़ी लगन बड़ी मोहब्बत से देखते हुए कहा, तुम नहीं मानोगे तो मेरे लिए फ़र्क पड़ेगा। मैंने जब से होश संभाला है तुम्हें ख्वाबों में और ख्यालों में देख रही हूँ। मेरे पिताजी महाज्ञानी हैं, अपने ज्ञान ध्यान से आइंदा होने वाली बातें बता देते हैं। उन्होंने कहा था तुम दूसरा जन्म ले चुके हो और किसी न किसी दिन मुझसे मिलने वाले हो। ये सच हो रहा है। आला बीबी ने कहा, तुम बहन भाई की बातें बड़ी दिलचस्प हैं, सफ़र करने का मज़ा आएगा। ट्रेन चलने लगी। फरमान ने अनीता से पूछा, तुम ये कहना चाहती हो कि पहले एक बार मेरी मौत हो चुकी है, इसलिए ये दूसरा जन्म है? बिल्कुल यही बात है। तुम 5 बरस पहले मर गए थे। याद करो, मैं 16 बरस की थी, तुम 20 बरस के थे। एक दूसरे के दीवाने थे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। वो गीत याद करो जो हम गाया करते थे, जन्म जन्म का साथ है मेरे साजन। ओ गॉड, तुम कोई फिल्मी कहानी सुना रही हो। मैंने लंदन में एक ऐसी हिंदी फिल्म देखी थी। प्लीज़ इसे फिल्मी कहानी ना समझो, ये सच अभी तुम्हारे सामने है, इसे मान लो। अच्छा ये बताओ, पहले जन्म में मैं कहाँ था, मेरी मौत कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी? वो बोली, ये ट्रेन मद्रास जा रही है। मद्रास से पहले एक छोटा सा स्टेशन आता है। उस स्टेशन और गांव का नाम रत्नमपल्ली है। हम वहाँ रहा करते थे। पिताजी ने हमारी शादी तय कर दी थी। एक मेले में पहलवानों की कुश्ती हो रही थी। तुमने वहाँ मेरे भाई को कुश्ती में पिछाड़ दिया था। आला बीबी और फरमान ने अनीता के साथ बैठे हुए भाई को देखा। वह सर झुकाए बैठा हुआ था। वो बोल रही थी, ये तुमसे हारने के बाद तुम्हारा दुश्मन बन गया। इसने एक रात अपने आदमियों के साथ तुम पर हमला किया। तुमने बड़ी जीदारी से मुकाबला किया, लेकिन तुम अकेले थे और ये 4 थे। इसने चाकू से हमला करके तुम्हें हलाक कर दिया। वो सदमे से एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हारी मौत की खबर सुनते ही मैं बेहोश हो गई। होश में आने के बाद सदमे से नीम पागल सी रही। चंद महीने के बाद मेरे होश ठिकाने आए तो मैं ख्वाबों में और ख्यालों में तुम्हें देखने लगी। तुम मेरे कानों में कहा करते थे कि हमारा जन्म जन्म का साथ है। तुम वापस आओगे, फिर से जन्म लेकर मेरे पास आओगे। वो इतनी मोहब्बत से फरमान को देखने लगी जैसे अभी बेख्तियार उससे लिपट जाएगी। उसके भाई हंसराज जोगिया ने फरमान से कहा, मैं तुम्हारा कातिल हूँ, तुमसे शर्मिंदा हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत कड़ी सज़ा दी थी। 3 दिन और 3 रातों तक मुझे आधा नंगा करके उल्टा लटकाए रखा। वो मुझे चाबुक से मारता रहता था। आला बीबी ने कहा, तुम बहुत ताकतवर दिखाई देते हो। अपने बाप को चाबुक मारने से नहीं रोक सकते थे? हमारा बाप बूढ़ा है मगर मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, काला जादू जानता है, महाज्ञानी है, आगे क्या होने वाला है वो पहले से बता देता है। मैं और अनीता जब कभी मुसीबत में उसको पुकारते हैं तो वो हज़ारों मील दूर रहकर भी हमारी मदद करता है। उसके सामने बड़े बड़े शक्तिमान घुटने टेक देते हैं। अनीता ने कहा, पिताजी तो भैया को जान से मार डालते, मगर इनको अपने ज्ञान से मालूम हो गया था कि तुम दूसरा जन्म ले चुके हो और उस दूसरे जन्म में मेरी शादी तुमसे हो जाएगी। ये ज्ञान हासिल होने के बाद उन्होंने भैया को इस शर्त पर मुआफ़ किया कि जब तक तुम नहीं मिलोगे तब तक भैया मेरे बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ रहा करेंगे। वो अपनी बर्थ से उठकर फरमान के पास आकर बैठ गई। फिर बोली, अब तुम मिल गए हो, भैया बॉडीगार्ड बनकर नहीं रहेंगे, मैं इनको आज़ाद करती हूँ।
अब ये मेरी सेवा नहीं करेंगे। फरमान खिसक कर आला बीबी के करीब हो गया। अनीता से ज़रा फासला रखकर बोला, प्लीज़ तुम अपनी बर्थ पर जाओ और अकल से काम लो। मैं तुम्हारा महबूब अनिल शर्मा नहीं हूँ। आला बीबी ने अनीता के दिमाग में पहुंचना चाहा। वो सांस रोककर खला में तकने लगी, सोचने लगी, ये कोई मेरे अंदर आना चाहता है। अब आएगा तो मैं सांस नहीं रोकूंगी, मालूम करूंगी वो कौन है और क्या चाहता है। आला बीबी ने ख्याल ख्वानी के जरिए फरमान से कहा, अनीता को योगा में महारत हासिल है। हम दोनों इन बहन भाई के ख्यालात नहीं पढ़ पाएंगे। इतना तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये पुरस्रार हैं। इनका बाप पुरस्रार उलूम जानता है और महाज्ञानी कहलाता है। अनीता खिसक कर उसके करीब होकर बोली, प्लीज़ मेरे साथ लगे रहो। मेरे बदन की आंच लगेगी तो तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आने लगेंगी। सच बताओ, क्या मुझ में एक कशिश नहीं है? पहले तो मेरी तरफ खिंचे चले आते थे। वो ज़रा और लग कर बैठ गई। फरमान ने फ्रेंच में कहा, आली ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। वो मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे हमदर्दी है। अब से पहले पुरस्रार उलूम जानने वाली बिनते अमारा के चुंगल में थे। वो तुम्हारी माँ बनी हुई थी, ये तुम्हारी महबूबा बन रही है। इसका बाप भी पुरस्रार उलूम जानता है। तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज है। अनीता ने फरमान से पूछा, ये तुमसे क्या कह रही है? तुम दोनों को हिंदी बोलना चाहिए। हम अपनी बातें अपनी ज़ुबान में करते हैं, तुमसे हिंदी में बोलेंगे। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपनी बर्थ पर जाओ। हंसराज जोगिया ने कहा, तुम मेरी बहन से पीछा छुड़ाने वाली बातें ना करो। मैं इसकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर वो आला बीबी से बोला, मिस आली तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ, इन दोनों को आज़ादी से मिलने दो। वो फरमान से बोली, अभी तलखी ना पैदा करना, गुस्सा आए तो बर्दाश्त कर लेना। पहले मालूम तो हो इनका बाप कितने पानी में है। फिर वो जोगिया से बोली, पहले हम अपनी अपनी बर्थ पर रहकर ज़रूरी बातें करेंगे। सबसे ज़रूरी बात यही है कि मेरी बहन को उसका बिछड़ा हुआ प्रेमी मिल गया। उन दोनों को प्रेम करने दो। उससे भी ज़रूरी बात यह है कि अपने बाप से पहले राब्ता करो, वो महाज्ञानी है। उससे पूछो, हमसे ये मुलाकात तुम्हारे लिए साजगार रहेगी। ज़रा सोचो, अनिल शर्मा की तरह अनीता ने कोई दूसरा जन्म नहीं लिया है। फिर ये अनिल शर्मा के दूसरे जन्म में कैसे मिल सकती है? जोगिया ने नागवारी से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या अनीता को मरना होगा? अनिल को पाने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा? ये मुझसे नहीं, अपने महाज्ञानी बाप से पूछो। अगर अनिल ने तुम्हारे अकीदे के मुताबिक दूसरा जन्म लिया है तो इसे हासिल करने के लिए अनीता को मरने के बाद दूसरा जन्म लेना होगा। असूल के मुताबिक यही होना चाहिए। अनीता ने सहम कर कहा, ऐसी बातें ना करो, मैं नहीं मरूंगी। मुझे इसी जन्म में मेरा अनिल मिल रहा है। फरमान ने कहा, यह नज़रों का धोखा भी हो सकता है। बाद में पता चलेगा कि थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी। मैं ख्वाब की तरह आया था, आंख खुलते ही ख्वाब गुजर गया। आली की बात मानो, अपने बाप से राब्ता करके पूछो। वो अपने भाई से बोली, भैया मुझे इनकी बातों से डर लग रहा है, तुम पिताजी को बुलाओ, हम उनसे बात करेंगे। अनीता ने उठकर अपने सामान से पीतल की थाली, मोमबत्ती, लोबान, सिंदूर और दिया सलाई निकाली। हंसराज जोगिया वो तमाम चीज़ें लेकर दोनों बर्थ के दरमियान फर्श पर पालती मारकर बैठ गया। फरमान ने पूछा, क्या जादू करके अपने बाप को बुला रहे हो? अनीता ने सर हिलाकर कहा, हाँ पिताजी यहाँ आएंगे, लेकिन दिखाई नहीं देंगे, हमें उनकी आवाज़ सुनाई देगी। हंसराज जोगिया मोमबत्ती चलाकर थाली पर रख रहा था। जेरे लब मंत्र पढ़ता हुआ लोबान के सफूफ में सिंदूर मिला रहा था। ट्रेन के उस कैबिन का माहौल अचानक ही बदल गया था। मोमबत्ती की लौ पर लोबान छिड़कने के बायस धुआं उठ रहा था। वो माहौल तिलिस्मी हो रहा था। ट्रेन खट खटा खट की आवाज़ के साथ तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। वो बहन भाई एक दूसरे के सामने पालती मारकर बैठे हुए थे। उनके दरमियान रखी हुई थाली पर मोमबत्ती रोशन थी। उसकी लौ के आसपास से धुआं उठ रहा था। वो दोनों थाली पर सर झुकाकर लोबान के धुएं में सांसें लेने लगे। अनीता ने आहिस्तगी से पुकारा, पिताजी। हंसराज जोगिया ने भी पुकारा, पिताजी मैं हूँ हंसराज जोगिया, तुम्हारा बेटा। अनीता ने कहा, मैं हूँ आपकी बेटी अनीता शर्मा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ आ जाओ। एक भारी भरकम आवाज़ अनीता के कानों में सुनाई दी, जय हो माँ काली की, मैं हूँ तुम्हारा बाप चंडाल जोगिया। वो खुश होकर बोली, भैया पिताजी मेरे कानों में बोल रहे हैं। पिताजी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे मेरा अनिल शर्मा मिल गया है। ये इस वक्त मेरे साथ ट्रेन के कैबिन में है, मगर ये इस जन्म में मुसलमान है, खुद को भूल गया। उसके बाप चंडाल जोगिया की आवाज़ सुनाई दी, चिंता की कोई बात नहीं है, ये तेरा हो जाएगा। अपने बाप की बातें सिर्फ बेटी ही सुन रही थी। बेटे को, फरमान को और आला बीबी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो कह रही थी, पिताजी अनिल से मेरा मिलन कैसे होगा?
इसके साथ एक लड़की है, ये कह रही है कि अनिल को हासिल करने के लिए मुझे एक बार मरना होगा, फिर दूसरा जन्म लेना होगा। क्या यह सच है? आगे की बातें तुम ही बता सकते हो कि मेरा इससे मिलन कैसे होगा। जय हो माँ काली की। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि इसका और तुम्हारा मिलन कठिन है, क्योंकि तुम मौत से डरती हो, मरना नहीं चाहोगी, तो वो तुम्हारे लिए एक साया बन जाएगा। तुम साय के पीछे भागती रहोगी, वो नहीं मिलेगा। पिताजी, ऐसा मत बोलो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकूंगी। अपनी बेटी के लिए तुम्हें कुछ करना ही होगा। मैं जानता था, जब कभी अनिल दूसरा जन्म लेकर आएगा तो तुम्हारे मन की शांति के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन मंत्रों का जाप किया है। तुम पर आने वाली मौत को तुम्हारे भैया हंसराज जोगिया की तरफ मोड़ दिया है। वो अपनी जान देगा, तुम्हारे लिए अपनी बलि देगा, तो अनिल का दिल तुम्हारी तरफ खिंच जाएगा। वो खुश होकर बोली, पिताजी तुम बहुत अच्छे हो, अपने बेटे से ज्यादा मुझे चाहते हो, जबकि दूसरे माँ बाप बेटों को चाहती हैं। तुम अंदर की बात नहीं जानती, ये मेरा अपना बेटा नहीं है। मैं इससे फाजल मंत्र पढ़ाने का काम लेता रहता हूँ। वो हंसराज जोगिया को मुखातिब करते हुए बोला, मैं तुम्हारा बाप चंडाल जोगिया बोल रहा हूँ। तुम कहते रहते हो कि खूबसूरत नहीं हो, औरतें तुमसे दूर भागती हैं। मैंने कहा था कि तुम्हारा चेहरा और जिस्म बदल दूंगा, आज बदलने का वक्त आ गया है। वो बोला, मैं तैयार हूं, मुझे क्या करना होगा? अभी तुम्हें अपनी जान देनी होगी। जैसे ही तुम्हारी आत्मा इस मौजूदा जिस्म से निकलेगी, मैं उस आत्मा को एक बहुत ही खूबरू और कद्यावर जवान के जिस्म में पहुंचा दूंगा। तुम एक पुरकशिश नौजवान के रूप में एक नई जिंदगी हासिल करोगे।